हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है फजान्स रूल। तो फजान्स रूल्स को समझने से पहले हमें दो टर्म समझनी होगी, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर, इट इज़ द पावर बाय विच ए केटायन कैन पोलराइज एन एनायन। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, विच मीन्स कि किसी केटायन के द्वारा किसी एनायन को पोलराइज करने की पावर ही पोलराइजिंग पावर कहलाती है, और यह चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक इसी तरीके से पोलराइजिबिलिटी, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच एन आयन कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है फजान्स रूल की बात करते हैं। तो पहले इसका इंट्रो देते हैं, फजान्स ने कब दिया था ये रूल और किस बारे में ये रूल दिया गया था। तो चलिए बात करते हैं फजान रूल की। Fazan in 1924 gave certain rules with the help of which it is possible to know the conditions under which electrovalency passes into covalency। ठीक है, तो 1924 में फजान्स ने कुछ रूल्स दिए थे जिसके द्वारा या जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि वह कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी में कन्वर्ट या कोवैलेंसी में पास हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ दो टर्म आई हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कई तरह के बॉन्ड होते हैं। एक हमारा बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे दोनों एटम की शेयरिंग के, और तब हमारा जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और यही इसी बॉन्ड के लिए या इसी कंडीशन के लिए यूज़ होती है कोवैलेंसी, और इसी तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंसी यूज़ होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग के साथ बनता है, बट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है, यानी कि एक एटम अपने कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफ़र करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल हो गया NaCl। तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है, सॉरी ये सोडियम है। Na के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको देना होगा, और इसके बाद क्या होगा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन में। तो यहाँ ये जो बॉन्ड बनता है हमारा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी के लिए यूज़ होती है टर्म इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो फजान्स रूल ने यही बताया था कि कौन सी कंडीशंस में इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी में पास होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन अप्रोच ईच अदर क्लोजली, द केटायंस अट्रैक्ट्स द एनायन एंड साइमल्टेनियसली रिपील द एनायन न्यूक्लियस। यानी कि जब हम दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो केटायन क्या करता है? केटायन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो केटायन क्या करता है? एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बट इसी के साथ केटायन एनायन के न्यूक्लियस को रिपील करता है, यानी कि रिपल्सन फोर्स लगाता है। ठीक है, दिस रिजल्ट इज इन द डिफॉर्मेशन, डिस्टोर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। यानी कि इसी के द्वारा किसी भी एटम पर पोलराइजेशन या हमारा एटम पोलराइज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, the net result of this ion polarization is that there occurs some sharing of electron between the two ions, that is they becomes partly covalent in character। तो इस बात का क्या मतलब है कि यह जो पोलराइजेशन या जिसको हम डिस्टोर्शन भी बोल रहे हैं, यह जो आता है किसी भी एटम पर, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि दोनों आयनों के बीच या दोनों आयंस के बीच कुछ शेयरिंग हो जाती है, यानी कि सम यह है ना पार्टली कोवैलेंट इन कैरेक्टर, यानी कि कुछ शेयरिंग होने के बाद उनमें कुछ कोवैलेंट के सिम्टम्स भी उनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द पोलराइजेशन और डिफॉर्मेशन ऑफ आयंस डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स नोन एज फजान्स रूल। तो अब जो मेन रूल्स हमारे हैं वो शुरू होते हैं कि फजान्स रूल कौन कौन से थे। नंबर फर्स्ट है हमारा लार्ज चार्ज ऑन द आयंस। द ग्रेटर द चार्ज ऑन केटायन और एनायन और बोथ, greater will be the forces of attraction between the oppositely charged ions, and thus will be more chances of electrovalency to pass into covalency। इसका मतलब क्या है?
कि केटायन या एनायंस पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो वे क्या करेंगे, ऑपोजिटली चार्ज आयन को अपनी ओर उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो उतनी ही स्ट्रांगली कोवैलेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मोर चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी टू पास इनटू कोवैलेंसी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी के ज़्यादा चांस होंगे कोवैलेंसी में पास होने के। तो इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम आयन विल डिस्टॉर्ट द क्लोराइड आयन्स मोर देन सोडियम आयन। यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एल्यूमिनियम आयन पर ज़्यादा चार्ज है सोडियम आयन से, तो ये क्या करेगा, क्लोराइड आयन को स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या कोवैलेंसी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी में पास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल साइज ऑफ केटायन। इसमें क्या है, स्मॉल केटायन पोलराइज द एनायन मोर देन ए लार्ज केटायन, विच मीन्स कि केटायन जितना छोटा होगा, यानी कि उसका साइज जितना छोटा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स वो उतना ही ज़्यादा अप्लाई करेगा एनायन पर। ठीक है, यानी कि हमारे अगर किसी केटायन का साइज़ छोटा है इन कंपैरिजन टू अदर केटायंस तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए है Be2 पॉजिटिव, तो इसका साइज़ आपको पता है सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन को स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लार्जर साइज ऑफ द एनायन। तो बहुत सिंपल है इसमें भी, ए लार्जर एनायन इज मोर इजीली पोलराइज्ड बाय केटायन देन ए स्मॉल एनायन। यानी कि एनायन का साइज जितना बड़ा होगा वह केटायन के द्वारा उतना ही इजीली पोलराइज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे एनायन का साइज़ बढ़ जाएगा तो वह अपने आउटर मोस्ट शेल को, ये मतलब कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ईजीली रिमूव कर पाएगा, यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वह स्ट्रांगली रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया है क्लोराइड आयन इज लार्ज इन साइज एज कंपेरिजन टू फ्लोराइड। ठीक है, तो इसीलिए क्लोरीन हमारा जो है ईजिली राइज हो जाता है सोडियम आयन के द्वारा या किसी भी केटायन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ए केटायन विद नॉन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है, द केटायंस हैविंग नॉन नोबल गैस टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन फॉर एग्जांपल S2P6D1 to 10 of their outermost shell polarize the anions more strongly than the cations having noble gas type इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि वह केटायन जिनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन नॉन नोबल गैस टाइप होता है, यानी कि जिनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन S2P6D1 to 10 तक होता है, वो एलिमेंट्स या वो केटायंस वे केटायंस एनायंस को ईजिली पोलराइज कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू केटायंस हैविंग नोबल गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, दिस इज बिकॉज द डी इलेक्ट्रॉन्स इन सच केटायंस screen the nuclear charge less effectively than S and P electrons of cations having noble gas type of electronic configuration, which means कि S और P electrons, मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ P ऑर्बिटल्स या जिनका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबल गैस टाइप होगा वो अपने आउटर मोस्ट शेल को स्ट्रांगली अपनी बांध कर रखेंगे इन कंपेरिजन टू नोबल गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट्स हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एग्जांपल वाटर वीकन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस एंड दस डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी टू पास इनटू कोवैलेंसी। तो ये तो सिंपल ही इसमें दिखाई दे रहा है कि जो इस तरह के हमारे सॉल्वेंट्स होंगे जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा तो उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा वीक पड़ जाएगा और जिसकी वजह से चांसेस कम होंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी को कोवैलेंसी में कन्वर्ट होने के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फजान्स रूल थे और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं ये फजान्स रूल। तो अब इस पे बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन आता है, और आप भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ मोर कोवेलेंट एंड वाई। तो ठीक है, मैं इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी और यहीं से हम फैक्ट्स निकालेंगे और इन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये बताएंगे कौन सा हमारा मॉलिक्यूल ज़्यादा कोवेलेंट है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है CuO और CuS।
अब आप अपने जो मैंने अभी रूल्स बताए वो ध्यान में रखें। यहाँ पर हमें दिख रहा है Cu आयन, यानी कि केटायन जो है, कॉपर केटायन जो है ये सेम है दोनों मॉलिक्यूल्स में, बट यानी कि सल्फर एनायन का साइज ऑक्सीजन एनायन के साइज से बड़ा है। तो ये फैक्ट हमने बताया था कि अगर एनायन का साइज ज़्यादा होगा तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, इजीली पोलराइज हो जाएगा केटायन के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ज़्यादा कोवेलेंट हो गया, CuO। सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। हाँ, तो कॉपर आयन सेम है बट सल्फाइड आयन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन के आयन से, ये ऑक्सीजन आयन से। तो ये फैक्ट ये था, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया कि हमारे एनायन का साइज जितना बड़ा होगा तो कोवेलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी के कोवेलेंसी में पास होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो हमारा कोवेलेंट कौन सा होगा, मोर कोवेलेंट कंपाउंड होगा हमारा CuO। ठीक है, तो अभी इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी और ये क्वेश्चंस मैं आपको कल दूंगी, तब तक आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।